नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख 14 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने हमास के ऊपर बड़ा हमला करके उसके सीनियर कमांडर को मारने का काम किया और इसी के साथ अब फिर से जंग के जो हालात है ना इजराइल और गाजा के बीच, वो फिर से बढ़ सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इजराइल के सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सैनिकों के ऊपर। 2 सैनिक शायद निपट चुके हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल पता चलेगा। वहीं अमेरिका के ऊपर आप सोचिए, अमेरिका की आर्मी के ऊपर सीरिया के अंदर हमला हो चुका है और इस हमले के बाद अमेरिका की आर्मी पूरी तरह एक्शन के मोड में आ चुकी है। अमेरिका के फाइटर जेट सीरिया के ऊपर मंडरा रहे हैं। अब यह हमला किसने किया, कहां से हमला हुआ, किसने पूरी साजिश रची और इसमें कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वहीं बड़ी खबर ईरान के हवाले से भी निकल के सामने आ रही है कि ईरान के तेल टैंकरों के ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया है। अब ये हमला कैसे हुआ है, क्या हुआ, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। वहीं भारत के गृह मंत्रालय से जुड़ी कुछ अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आई है और एक जासूस पकड़ा गया है। अब ये जासूस कौन से खास समुदाय का है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, इजराइल के हक में या फिर फिलिस्तीन के हक में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप इजराइल के हक में दुआ करते हैं या फिर फिलिस्तीन के हक में दुआ करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो गाजा के हवाले से आ रही है कि गाजा के अंदर इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में हमास के एक सीनियर कमांडर जिनका नाम रियद साद था, उनको एलिमिनेट कर दिया, यानी उनको मार दिया। अब ये रियद साद कौन थे, पहले आप ये जानिए, फिर आप ये जानिए कि इजराइल इनको टारगेट कैसे किया। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जाएंगे कि रियद साद हमास के कितने सीनियर कमांडर थे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि इनको मारने के पीछे इजराइल ने कितनी खतरनाक साजिश रची थी। दरअसल रियद साद साल 2000 से ही हमास में जो गाजा ब्रिगेड है हमास की, उससे जुड़े हुए थे। इसके बाद ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहे। इन्होंने अलग अलग अपने विंग को बनाया। साल 2010 में भी इन्होंने कमांडरी ज्वाइन की। उसके बाद ये हथियारों के जखीरे को संभालने लगे और इस समय इनकी जो पोजीशन थी हमास के अंदर, अल-कासम के अंदर इनकी जो पोजीशन थी वो कमांडर ऑफ गाजा ब्रिगेड थी, साथ ही डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थी। यानी इतने सीनियर कमांडर थे ये 2000, सोचिए पिछले 25 सालों से हमास के साथ जुड़े हुए थे। यानी ये बेहद सीनियर लीडर थे और इनके बारे में इजराइल लगातार कई दिनों से रेकी कर रहा था, लगातार इनको खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। चूंकि अल जजीरा की रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि नेतन्याहू ने ही इनको मारने का आदेश दिया था। यानी ऐसा नहीं था कि किसी हमले में ये सामने गलती से आ गए और इजराइल की आर्मी ने इनको मार दिया, नहीं, बकायदा इनको मारने की पूरी एक तैयारी हुई, बकायदा इनको मारने के पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। साथ ही इजराइल की आर्मी ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और पता किया कि आखिर रियद साद कहां है। अब मैंने शुरू से कहा, जो मुझे शुरू से सुनते हैं, आज मेरे आप सबके आशीर्वाद से, सपोर्ट से 83,000 84,000 फॉलोअर हैं। आने वाले टाइम में मे भी और हो जाए। और लेकिन जब मेरे पहले दूसरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बात की थी, उस टाइम भी मैंने कहा था कि अगर हमास को इजराइल के ऊपर हावी होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के गद्दारों को खत्म करना होगा। यह चीज मैंने बहुत पहले बोली थी और इसका रिजल्ट आज आपको दिख सकता है। हमास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं लोगों से बारी बारी करके इजराइल इनपुट निकाल लेता है, कभी किसी और को, कभी किसी और को। राज रियद साद को भी एलिमिनेट कर दिया है और बाकायदा अल जजीरा की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने मारने का आदेश दिया था। यानी लोकेशन काफी पहले मिल चुकी थी और अब जब प्रीशियस अटैक हो सकता था, यानी ड्रोन से आत्मघाती हमला किया जाए और इस हमले में जब ये कंफर्म हो जाए कि मार देंगे, तभी इजराइल की आर्मी ने हमला किया और इस हमले में फिर रियद साद की मौत हुई। बहरहाल ये हमला केवल यही नहीं हुआ, गाजा के अलग अलग हिस्सों में और हमला किया गया और इस हमले में 4 से 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। और अब
बड़ा सवाल निकल के सामने आता है दोस्तों कि अगर गाजा के अंदर इजराइल लगातार हमला कर ही रहा है तो फिर सीज फायर कहां है? सवाल बड़ा सिंपल सा है कि चलो हमास से तुम्हारी लड़ाई है, तुम हमास के लोगों को मार रहे हो, तो समझ में आता है, लेकिन अगर तुम गाजा के ऊपर लगातार हमला कर रहे हो, अगर तुम गाजा को लगातार टारगेट कर रहे हो, लगातार गाजा के लोगों को मार रहे हो, वो भी एयर स्ट्राइक करके, तो फिर सीज फायर कहां है? जिस अमेरिका ने, जिस कतर ने, जिस इजिप्ट ने सीज फायर करवाया था, आज उन मीडिएटरों से भी सवाल बनता है कि आखिर सीज फायर कहां है? खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक आज पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी पेट्रोलिंग करने के दौरान अचानक से एक्सप्लोजन हुआ और इसमें 2 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए। 2 इजरायली सैनिक। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि अचानक से एक्सप्लोजन कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? पहले से ही सीज फायर हो चुका है, सीज फायर हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि जिस सीज फायर के ढोल को पीटा जा रहा उसके हिसाब से तो फिर कभी लड़ाई हुई ही नहीं, और इतनी ठंडी है और गाजा के अंदर इतनी बरसात हो रही है कि अगर जमीन के अंदर कोई बम लगा होता तो पानी से वो डिफ्यूज हो जाता। जाहिर सी बात, इतना तो आप भी समझते हैं कि पानी के अंदर तो वो डिफ्यूज हो जाता। अब इजराइल की आर्मी के ऊपर अचानक से कोई एक्सप्लोजन हुआ। आर्मी का दावा है कि जमीन के अंदर बम था, हमने उस पर पैर रखा, वो फट गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बाबू, 2 महीने से तो पानी बरस रहा, बाढ़ जैसे हालात हैं, तो फिर ये पानी के अंदर बम कैसे फट गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई गाजा के अंदर जारी और इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं? वो बात अलग है कि इजरायली आर्मी अपने बारे में अपनी कैजुअलिटी को ना बताना चाह रही हो। इस चीज पे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आई सीरिया के हवाले से, और सीरिया के हवाले से इतनी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इसको जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सीरिया के अंदर अमेरिका की आर्मी और सीरिया की आर्मी के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। यह हमला पलमरिया एक जगह है, इस पलमेर जगह के पास अचानक से आईएसआईएस के ऊपर यह इल्जाम लगा है, जो आतंकवादी संगठन है, कि उसने अचानक से अमेरिका की आर्मी और सीरिया की आर्मी वहां जब साथ में पेट्रोलिंग कर रहे थे तभी आईएसआईएस के गनमैनों ने उनके ऊपर हमला किया, और इस हमले में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि 4 से ज्यादा लोग घायल हैं, और कई ऐसे हैं जो अमेरिका के सैनिक हैं और अमेरिकन सैनिकों को जानबूझ के टारगेट किया गया। इनको इतनी गोली लगी है कि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही कि अमेरिका से फौरन हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में उनको फानन में वहां से लेके जाया जाता है, और इसी के बाद अमेरिका की आर्मी पूरी तरीके से सीरिया के अंदर भड़क चुकी है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अमेरिका के फाइटर जेट एकदम जमीन के ऊपर चिपक के उड़ रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पे। आप एक काम करें, पहले वीडियो देख लें। अल्लाहु अकबर। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के फाइटर जेट एकदम जमीन के ऊपर उड़ के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग किस चीज की? अगर आईएसआईएस का कोई आतंकवादी मिले तो उसको मार के खत्म किया जाए। यानी अमेरिका को आज सीरियस आघात हुआ है, सीरियस चोट पहुंची है सीरिया के अंदर, क्योंकि इनको गर्व था कि हमारे सैनिकों को कोई छू नहीं सकता, हमारे सैनिकों को मारने की किसी के अंदर औकात, हैसियत या हिम्मत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आईएसआईएस ने आज इनको सीरिया के अंदर ठोका है, इनको ये पता चल गया है कि आज हमारी साख पूरी दुनिया में गिर रही है, और इसी वजह से अपनी इज्जत को बचाते हुए ये लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। इधर ये सीरिया के अंदर आईएसआईएस से भिड़ रहे हैं, इधर रिपोर्ट निकल के सामने आई अलग अलग न्यूज चैनल के हवाले से कि आज एक जहाज, जो कि मे भी ये पुरानी खबर हो, चूंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, लेकिन ये खबर आपने नहीं सुनी थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि एक जहाज जो चाइना से ईरान की तरफ जा रहा था, इस जहाज को अमेरिका ने सीज किया, उसके ऊपर अटैक किया और उसके क्रू मेंबर को गिरफ्तार किया और कहा कि यह जहाज इनलीगल तरीके से जा रही है। अब यहां पे बड़ा सवाल ये है, चाइना से ईरान जाने के लिए पहली बात तो अमेरिका बीच में नहीं आता, अमेरिका के समुद्री रास्ते का यहाँ कोई हनन नहीं होता, तो फिर अमेरिका के पिछवाड़े में ऐसी कौन सी मिर्ची लग रही जिस वजह से वो ईरान की जहाज को गिरफ्तार कर रहा। खैर उसने किया, उसको लगा कि भाई कर लिया, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं। लेकिन ईरान ने पलट के वार किया, ईरान ने पलट के वार किया दोस्तों, और इस पलटवार में मैंने कल भी आपको बताया, आज भी आपको बताया कि आज उसने 6000 बैरल तेल वाले एक टैंकर को सीज किया और कहा कि यह भी हमारी टेरिटरी में घूम रहा था।
यानी जिस हिसाब से कुछ महीने पहले ईरान के जहाज को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, उसको सीज किया गया, सेम पैटर्न पे, एकदम सेम पैटर्न पे ईरान ने भी अमेरिका के जहाज को पकड़ लिया और कहा कि उखाड़ लो। अब मिर्ची लगी है, लेकिन करें क्या, कहां कहां लड़ें। बहरहाल अभी मिडिल ईस्ट की कुछ और बड़ी खबरें हैं जिसको अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन भारत की 2-3 खबरें आप जान लें, क्योंकि अभी जस्ट फ्लैश हुआ है, मुझे लगा अभी आपको बता देना चाहिए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा तो कुछ अधभक्त मंडली बुरा मान जाएंगे यार। खबरें आप सुनो। सबसे पहले एक शख्स आपको स्क्रीन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका वीडियो देख लें, कितने स्मार्ट हैं, पहले आप इनका वीडियो देखें। जी, हमें एक सूत्रों के मुताबिक हमको ये पता चला था कि कुलेंद्र शर्मा हमारे तेजपुर थाना का पटिया सुपुरी का है और उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कुछ संपर्क स्थापन किए हुए हैं। तो इसी बेसिस में हम लोगों ने उनको थाने पे लाए थे और उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप भी हम लोगों ने सीज किया है ऑलरेडी। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग मिले हैं जो उन्होंने किसी और के साथ आदान प्रदान किए हैं, जो कि उनका किसके साथ आदान प्रदान किया उसका ओरिजिनलिटी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चलेगा। जी, कुलेंद्र शर्मा जी जो है वो 2002 में इंडियन एयरफोर्स तेजपुर से जूनियर वारंट ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर किया है। ये भाई साहब जो जा रहे हैं कोई साधारण इंसान नहीं है, ये वायुसेना से जुड़े हुए हैं और इनका नाम है कुलेंद्र शर्मा। ये वायुसेना से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है कुलेंद्र शर्मा। और इनको जब पुलिस लेके जा रही है तो कोई सम्मानित काम इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कोई सम्मानित काम नहीं किया। अगर आपको लगता है कि एयरफोर्स से हैं, इनको सैल्यूट कर लें, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी का गाना दिमाग में बज जाए, नहीं, यहां आप गलत है। ये भाई साहब पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहे थे, इनके संबंध और इनके संपर्क पाकिस्तान में बैठे जासूसों से मिले हैं। लेकिन ताजुब की बात आप ये जानिए कि आपको ये खबर कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। अब क्यों नहीं मिलेंगी, इसका जवाब आपको पता होगा कि अगर इनका नाम कुलेंद्र शर्मा ना हो के, अगर इनका नाम कुलेंद्र शर्मा ना हो के कुसाम हाशमी होता या फिर कासिम होता, तो अभी देखिए अंधभक्त मंडली और गोदी मीडिया चीख चीख के छाती पीट पीट के अरे 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 हाय अल्लाह, हाय राम देखो। लेकिन यहां इनका नाम है कुलेंद्र शर्मा। अब कुलेंद्र शर्मा नाम है तो मुंह में दही जमा लाजमी है। ये भाई साहब इस समय पाकिस्तान के साथ संपर्क में थे, पाकिस्तान के साथ हमारे देश के खुफिया जानकारी को वहां पे भेज रहे थे और उसके बदले में मोटे पैसे ले रहे थे। जो इस समय वहां के तेजपुर के एसपी साहब है, इनका नाम है हरिचरण मुखिज। हरिचरण ने साफ तौर पे कहा कि इनके लैपटॉप और इनके मोबाइल से कई संदिग्ध चीजें मिली हैं जो जासूस होने की तरफ इनके पावदान को पुष्ट करती हैं। रिपोर्ट्स ये भी निकल के सामने है कि जब ये गिरफ्तार होने वाले थे इस दौरान उन्होंने लैपटॉप और मोबाइल की संदिग्ध चीजों को डिलीट भी कर दिया, लेकिन जितनी चीजें भी बची हैं उससे ही ये गद्दार प्रूफ हो गए, उससे ही गद्दार प्रूफ हो गए। जितनी चीजें डिलीट है जब उसको रिकवर की जाएंगी तो तस्वीरें और ज्यादा साफ होंगी। बहरहाल ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा और एक और खबर है जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। आपको याद होगा हमारे देश में एक बड़े मशहूर सिंगर थे, उनका नाम था सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला को अचानक से बीच चौराहे पे गोली मार के खत्म कर दिया जाता है। इस पूरी घटना की जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना की जब जिम्मेदारी ली तो बड़ा बवाल हुआ कि भाई लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ये है वो है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खाई कि मैं सलमान खान को मार दूंगा, सलमान खान को मार दूंगा। इसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ी। फिर लॉरेंस बिश्नोई ने जो राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनको भी मार दिया, उनका भी कत्ल करवा दिया। और वहां पे भी इन्होंने जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने करवाया। उसके बाद कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जब मन होता है फोन उठाता है, धमकी देता है। अगर सामने वाला पैसा दे तो ठीक, नहीं तो गोली खोपड़ी में डाल दी जाती है। बीच में भाई साहब जेल से लाइव भी आए थे, जेल से अपना इंटरव्यू दे देते हैं। ये तमाम चीजें आपने देखी और इन्हीं का एक भाई है जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। और जैसे बड़ा भाई वैसे छोटा भाई, दोनों सेम है, एक जैसा काम करते हैं। अब ताजुब की बात आप सुनिए,
ये भाई साहब अनमोल बिश्नोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल। ये भारत में भी अपराधी हैं, कनाडा में भी अपराधी हैं और अलग अलग और देशों में अपराधी हैं, और इनको गिरफ्तार किया गया फाइनली। जैसे ये गिरफ्तार हुए, भारत की सरकार फौरन इनको विदेश से भारत लेके आती। अब आप खुश हो गए होंगे कि भारत सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करवाएगी, लेकिन अभी आप सुनी कहानी। इनको जैसे कोर्ट में पेश करना हुआ, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, दिल्ली में सरकार है बीजेपी की, और अचानक से गृह मंत्रालय से फरमान जारी होता है कि देखो ऐसा है, ये जो अनमोल बिश्नोई है इनके खिलाफ मुकदमा तो हर राज्य में है, लेकिन कोई भी राज्य 1 साल तक इनकी कस्टडी नहीं मांग सकता है। मतलब किसी भी राज्य की पुलिस को अगर पूछताछ करना हो तो अनमोल बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती, और कोर्ट में इनकी पेशी वर्चुअली होगी, यानी कैमरे के सामने आएंगे, जजों के सामने नहीं आएंगे। क्यों? गृह मंत्रालय का कहना है कि इनकी जान को खतरा है। मतलब आज एक क्रिमिनल की जान को खतरा है, इस वजह से 1 साल का उसको बकायदा सेटअप करके जेल में डाल दिया गया कि 1 साल तक ना राजस्थान की पुलिस पूछताछ कर सकती, ना पंजाब की, ना हरियाणा की, ना यूपी की, ना बिहार की, कहीं की नहीं पूछताछ कर ही नहीं सकती। अब 1 साल बाद किसको याद है? अब जानने वाले, चाहने वाले, बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इनको बचा रही है। बहरहाल आपको क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं शिवराज सिंह, इनको लोग मामा कहते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार के, इसके बाद अचानक से इनको हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान से इनको खतरा है, पाकिस्तान के कुछ खुफिया लोग आए इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेके अब इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है और बाकायदा इनको एक अच्छी खासी कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। अब आप सोचिए, एक गैंगस्टर को सुरक्षा देने के लिए जेल में 1 साल तक कोई पुलिस की टीम नहीं जा सकती, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। तो भाई साहब एक बड़ा सवाल है, छोटा सा, बड़ा तो नहीं कहूंगा, छोटा सा सवाल है सरकार से कि जब सब खतरे में है तो सुरक्षित कौन है? हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो शांति से घर में निकल जाते हैं बाहर लुंगी चप्पल पहन के, लोअर टी शर्ट पहन के, वो खतरे में है फिर, या फिर वो सुरक्षित है? इसका जवाब आप अपने अनुभव दोस्तों से पूछ लीजिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पे बड़ा हमला किया, और इस हमले में कंबोडिया की कई सारे आर्मी साइट्स को उड़ा दिया है। हालांकि ट्रंप ने केवल 2 घंटे पहले यह दावा किया था कि अब थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2 ही घंटे के अंदर सीज फायर टूट गया और थाईलैंड ने घुस के मार दिया कंबोडिया को। अब ट्रंप भाई साहब जहां सीज फायर करवाते, इनका सीज फायर एकदम मट्टी पलीद हो चुका है। इधर अगला सीज फायर फिर टूटने की कगार पे, हालांकि इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वजह से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इजराइल के एक्स जर्नल, यानी आर्मी के जो जर्नल हैं जिनका नाम है आमिर अबीब, इन्होंने वार्निंग दी है कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक होगी, और एयर स्ट्राइक इजराइल करेगा। अब इसके बारे में फर्दर क्या न्यूज है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, और इस वजह से वीडियो मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की कैसी तैयारी कर रहा है। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत करें।